आग उगलता हुआ रेगिस्तान, जहां मौत हर वक्त जिंदगी के सर पर मंडलाती रहती है। ये कहानी है इसी कातिल रेगिस्तान में अपने मिशन को अंजाम देते हुए दो अमेरिकन सिपाहियों की। उनमें से एक का नाम माइक और दूसरे का नाम टॉमी है। ये दोनों इंतजार कर रहे हैं सईद आसिफ का, जो हथियारों का सप्लायर है। फिर उनका इंतजार खत्म होता है और सईद आसिफ अपने साथियों के साथ उस रेगिस्तान पहुंचता है। माइक उसके सर का निशाना लेता है, मगर उसके सामने एक लड़का आ जाता है। अचानक एक गार्ड की नजर उन पर पड़ती है और वो गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। सईद वहां से भाग जाता है और एक रेत का तूफान माइक और टॉमी को सईद के गार्ड से बचा लेता है। अब इन लोगों को वापस बेस पर जाने के लिए 5 घंटों का सफर करना था। थोड़ा आगे चलकर माइक के पास एक बोर्ड उड़कर आता है जिस पे डेंजर लिखा होता है। माइक टॉमी से कहता है कि पिछले 40 साल में 8000 जंगें लड़ी गई हैं और हमने 30 मिलियन माइन्स जमीन के अंदर दफना दी हैं। टॉमी उसकी बात का मजाक बनाता है और आगे बढ़ने लगता है। टॉमी का पाँव माइन पर आता है और माइन फट जाती है। टॉमी की दोनों टांगें कट जाती हैं। टॉमी दर्द से माइक को मदद के लिए पुकारता है, लेकिन माइक का अपना पाँव भी माइन पर आ चुका था। टॉमी रेडियो पर बेस कैंप से राब्ता करने की कोशिश करता है और इनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो आखिरी बार अपने बेटे से बात करना चाहता है, लेकिन उसका राब्ता बेस कैंप के साथ नहीं होता। माइक कहता है कि मैं अपना पाँव हटाकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन टॉमी उसे जान खतरे में डालने से रोकता है और खुद को गोली मार लेता है। ये देखकर माइक अपनी बेबसी पर बहुत चिल्लाता है, क्योंकि उसके ही सामने उसके दोस्त की मौत हो गई और वो कुछ ना कर सका। माइक टॉमी का बैग अपने पास खींचता है और उसमें से रेडियो निकालकर बेस कैंप के साथ राब्ता करता है, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी है और दूसरी बैटरी टॉमी की जेब में है। माइक अपने रेडियो को सोलर पैनल से चार्ज करने की कोशिश करता है और थोड़ा बहुत चार्ज कर लेता है। माइक बेस कैंप से राब्ता करता है और बताता है कि उसका पाँव माइन पर है और उसका दूसरा साथी मर चुका है। उसका सीनियर उसे कहता है कि अभी हम तुम्हें मदद नहीं भेज सकते, क्योंकि वहाँ रेतला तूफान आ रहा है। बॉर्डर से टीम आ सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें 52 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। अब माइक अपनी घड़ी पर 52 घंटे का टाइम सेट करता है। अचानक एक और तूफान आता है। वो गन के सहारे से तूफान में टिका रहता है, लेकिन टॉमी की लाश तूफान के धक्के से उसके पास आ जाती है। वो टॉमी की जेब से बैटरी निकालता है, लेकिन अब तूफान की वजह से उसका रेडियो उसकी पहुंच से दूर जा चुका था। रेगिस्तान की गर्मी माइक को मौत के मुंह में धकेल रही है और माइक की पानी वाली बोतल भी खाली हो चुकी है। वो उस उम्मीद पे हवाई फायर करता है कि उसकी मदद करने कोई जरूर आएगा, लेकिन फिर वो मायूस होकर सुसाइड करने लगता है। माइक खुद को मारने की कोशिश करता है। उसे एक आदमी दूर से उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। माइक उसे मदद करने को कहता है। उस आदमी का नाम बार्बर होता है। वो माइक से पूछता है कि तुम खड़े क्यों हो। माइक उसे कहता है कि मेरा पाँव माइन पर है और मैं यहाँ से अपने पाँव नहीं हटा सकता। वो उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपना पाँव उठाओ और अपने घर जाओ। वो माइक के पास जाता है। माइक उसे अपनी पानी की बोतल देता है और उसे कहता है कि मेरा रेडियो मुझे पकड़ा दो। वो शख्स माइक को कहता है कि उसमें गाने नहीं बजेंगे। ये कहकर वो शख्स वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो आदमी अपनी बेटी को पानी की बोतल देकर माइक के पास भेजता है। वो बच्ची माइक को एक सोल्जर टॉय देती है और माइक भी उसे अपनी जेब से सोल्जर टॉय निकाल कर देता है, जो उसे यहीं से मिला था। माइक उस लड़की से भी रेडियो लाने को कहता है, लेकिन वो भी वहाँ से चली जाती है। माइक अपने पास आग जलाता है और खुद को नींद से रोकने की कोशिश करता है। अचानक माइक को कुछ भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। माइक अंधेरे में गोलियां चलाता है और एक माइन फट जाती है और भेड़िए भाग जाते हैं। अगले दिन वही शख्स माइक के पास दोबारा आता है। वो उसे बार बार यही कह रहा था कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। माइक उससे दोबारा रेडियो मांगता है और अब बार बार उसे रेडियो दे देता है। वो जाने से पहले उसे फिर कहता है कि तुम अपने कदम आगे बढ़ाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब माइक के
दिमाग पर असर पड़ना शुरू होता है और उसे टॉमी जिंदा दिखाई देता है। टॉमी उसे कहता है कि तुम अपने कदम आगे बढ़ाओ, तुम अपने घर क्यों नहीं जाना चाहते। माइक को अपनी गलतियां याद आने लगती हैं कि कैसे वो अपनी बीवी के साथ लड़ा करता था। तभी माइक को ख्याल आता है कि उसके पास भेड़िए दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। भेड़िए टॉमी की लाश को उठाकर ले जाते हैं और माइक पर भी हमला करते हैं। माइक उन्हें एक एक करके मारता है। सुबह होती है और माइक को रेडियो पर मैसेज आता है और वो लोग उसे कहते हैं कि जो टीम तुम्हारे पास आने वाली थी वो डिले हो चुकी है, तुम्हें अब और 10 घंटे इंतजार करना होगा। अब माइक की हिम्मत टूट जाती है और वो गिरने लगता है। अचानक बार्बर उसे बचा लेता है। बार्बर उसे कहता है कि तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए, मैंने भी अपने पाँव माइन की वजह से गंवा दिए, मेरी बेटी भी मारी गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो आदमी उसे बताता है कि वो लोग यहाँ से माइंस निकाल कर बेचते हैं ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं, और जहाँ से वो लोग माइन निकालते हैं वहाँ वो लोग एक टीन का डब्बा दफन कर देते हैं। माइक अब अपने बचपन के बारे में सोचता है, उसका बाप कैसे उसकी माँ पर जुल्म किया करता था। माइक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो खुद को रेगिस्तान में महसूस करता है। तभी उसके ख्याल में टॉमी आता है जो उसे कहता है कि तुम्हारे लिए मदद आ चुकी है। फिर से माइक को ख्याल आता है कि टॉमी मर चुका है। अब उसके सामने उसके फादर आते हैं। माइक उन पर गोली चलाने लगता है, लेकिन वो उसे गले लगा लेते हैं। माइक को एहसास होता है कि वो जिनसे दूर जाना चाहता था वो सब उसके करीब हैं। माइक फ्लेयर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बहुत दूर होती है। उसके साथी उसे बचाने आ चुके थे, लेकिन अगर वो फ्लेयर ना चला सका तो वो लोग चले जाएंगे। ये सोचकर माइक अपने कदम आगे बढ़ाता है। वो हैरान होता है कि माइन नहीं फटी। वो उस जगह को खोदता है और वहाँ से टीन का डब्बा निकलता है। वो उसे खोलता है और उस डिब्बे से वही टॉय सोल्जर निकलता है। फिर उसे बार्बर की बात याद आती है कि उसने कहा था कि हम माइंस निकाल कर टीन का डब्बा दफन कर देते हैं। माइक ये सोचकर बहुत हंसता है। माइक अपने मुल्क वापस चला जाता है। अब वो पहले वाला माइक नहीं था, वो बहुत बदल चुका था और अपनी गलतियों पर शर्मिंदा था। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिएगा।